हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के आगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे शैव संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये छोटे छोटे संप्रदाय हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मोगली पुत्तिस गोसाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं मोगली पुत्तिस गोसाल। मोगली पुत्तिस गोसाल। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में इनके बारे में पढ़ा था, बौद्ध धर्म में मोगली पुत्तिस गोसाल के बारे में पढ़ा था ये कि बौद्ध धर्म के जो पहले शिष्य थे वो मोगली पुत्तिस गोसाल थे। इन्होंने बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से पहली शिक्षा ली थी। उसके बाद इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो मोगली पुत्तिस गोसाल हैं। और आजीवक संप्रदाय में जो जैसे कि कई इसके राजा थे जो अनुयायी हुए हैं। तो सबसे पहले बिंदुसार, जो आजीवक संप्रदाय के राजा अनुयायी हुए हैं, तो उनके अगर हम बात करें तो बिंदुसार हैं। बिंदुसार, यहाँ पे बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित थे, मतलब किस धर्म के अनुयायी थे? तो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि ये बहादुर बाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए थे, मतलब भारत के दक्षिण भाग में चले गए थे, दक्षिण भारत में। और वहां पर उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत शिखर पर संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिया था। तो चंद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तो वो जैन धर्म के अनुयायी हैं। और यहीं पर हम बिंदुसार की बात करें, उनके पुत्र बिंदुसार की, तो ये हैं आजीवक संप्रदाय के। किस संप्रदाय के? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं। अब ये बिंदुसार का पुत्र यानी अशोक, बिंदुसार के पुत्र अशोक की जब हम बात करते हैं तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का अनुयायी जो है वो अशोक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक की बात करें तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उन्हें क्या किए थे? 4 गुफाओं का निर्माण करवा करके उन्हें दान में दिए थे। तो ये जो 4 गुफाएं दिए थे अशोक, वो उन गुफाओं का नाम क्या था और कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक था, लेकिन अशोक ने आजीवक संप्रदाय को क्यों गुफाओं का मतलब गुफाएं दिया? तो अशोक के पिता यानी बिंदुसार थे वो क्या थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इसीलिए अशोक ने 4 गुफाएं बनवा करके आजीवक संप्रदाय को दिया। तो ये गुफाएं कहाँ थी? गया में। गया कहाँ स्थित है? बिहार में। गुफाएं कहाँ है? गया में। गया कहाँ है? बिहार में। गया में बराबर नाम की एक पहाड़ी है। वो बराबर स्थान नहीं है, कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम ही बराबर है। ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम ही बराबर है। तो गया में बराबर नाम की पहाड़ी में, गया में बराबर नाम की पहाड़ी में
अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। वो कौन सी 4 गुफाएं? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। गुफाओं का नाम क्या था? सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। इसको किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक ने बनवा करके किसे दिया? आजीवक संप्रदाय के लोगों को। अशोक ने सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। कहाँ पे? बिहार में, गया में बनवाया था। गया में बराबर नाम की पहाड़ी पर बनवा करके आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया। इसके बाद हम बात करते हैं भागवत संप्रदाय की। भागवत संप्रदाय, भागवत संप्रदाय के संस्थापक, भागवत संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो ये हैं वासुदेव। कौन है? वासुदेव। भागवत संप्रदाय का जो साक्ष्य मिलता है वो गरुण ध्वज अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में? गरुण ध्वज अभिलेख में। गरुण ध्वज अभिलेख में भागवत संप्रदाय का अभिलेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है। आगे जब हम यूनानियों के बारे में पढ़ेंगे, जब भारत में यूनानी का आक्रमण होता है तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि गरुण ध्वज अभिलेख किसने बनवाया और किस समय ये बना। तो गरुण ध्वज अभिलेख में पहली बार भागवत संप्रदाय का प्रत्यक्ष मिलता है, भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। और इस धर्म के जो लोग हैं, जो भागवत संप्रदाय के लोग हैं, वो किस तरह के हैं? अहिंसावादी हैं। वो जीवों की हत्या नहीं करते हैं, बलि नहीं देते हैं। तो किस प्रकार के हैं? अहिंसावादी हैं, बलि वगैरह नहीं देते हैं। और यदि इनकी और बात की जाए तो ये किस प्रकार के हैं? ये भक्ति में विश्वास करते हैं, ईश्वर की भक्ति में विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुत्तिस गोसाल हैं। भागवत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? वासुदेव हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। तो शैव संप्रदाय की जब हम बात करेंगे तो शैव संप्रदाय में 3 शाखा है। 3 शाखा है शैव संप्रदाय। इसकी 3 शाखा है। कौन कौन सी? पंचारथी पशु, पंचारथी है पहली, दूसरी है कापालिक, तीसरी कौन सी है? लिंगायत। कापालिक और लिंगायत। सबसे प्राचीन जो शाखा है वो कौन सी है? पंचारथी। सबसे प्राचीन शाखा पंचारथी है। यदि हम सबसे नवीन शाखा की बात करें तो वो है लिंगायत। सबसे नवीन शाखा जो है वो लिंगायत है। पंचारथी को पशुपति भी कहा जाता है। पंचारथी को क्या कहा जाता है? पशुपति भी कहा जाता है। पशुपति सबसे प्राचीन ये है, ये सबसे प्राचीन शाखा है। और कपालिक में क्या है कि कपालिक में जो कपाल होता है, सिर यानी कि खोपड़ी जो होती है, उसी को ये लोग लिए रहते थे। ये लोग उसी को लिए रहते थे और उसी में खाना खाते थे। कपाल जो होता है, ये खोपड़ी, इसी में खाना खाते थे और इसी में पानी पीते थे, इसी में ये लोग खाना खाते थे।
कपाल में, और कपाल में ही पानी पीते थे। और जब ये लोग क्या करते थे, भस्म लगाते थे, शरीर पे भस्म लगाए रहते थे। तो भस्म क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार क्या होता है, हिंदू धर्म के अनुसार क्या होता है, दाह संस्कार। दाह संस्कार और भी धर्म में ये दाह संस्कार देखने को मिलता है। तो दाह संस्कार जब होता है तो उससे जो राख निकलती है, अग्नि में जलाने के बाद जो राख निकलती है उसी को कहते हैं भस्म। तो ये जो कापालिक लोग थे, जो कापालिक संप्रदाय के लोग थे, ये भस्म लगाते थे। क्या करते थे, शरीर पे भस्म लगाते थे। और क्या करते थे ये लोग, निर्वस्त्र रहते थे। किस तरह, निर्वस्त्र। जैसे आप नागा साधु को देखे होंगे, हालांकि सभी लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जो नागा साधु हैं वो लोग निर्वस्त्र रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे प्रयागराज के मेले में, कुंभ में देखे होंगे, ये लोग जो नागा साधु आते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। क्या लगाते हैं, भस्म, नागा साधु। और जब हम लिंगायत धर्म की बात करते हैं, लिंगायत संप्रदाय की, तो ये जो लिंगायत संप्रदाय है अधिकतर दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। वो भी किस राज्य में, तो अधिकतर कर्नाटक में देखने को मिलता है। और ये लोग ये लिंगायत धर्म सबसे नवीन शाखा है। इसकी शैव संप्रदाय की 3 शाखा है, पंचारथी या पशुपति दोनों एक ही कह सकते हैं, कापालिक और लिंगायत। सबसे प्राचीन कौन सी है, पंचारथी है, और सबसे नवीन जो है वो लिंगायत है, लिंगायत। इन तीनों में एक डिफरेंस देखने को मिलता है, वो डिफरेंस क्या है कि जो पंचारथी शाखा है और जो कापालिक शाखा है, इस शाखा के लोग क्या करते हैं कि जब अंतिम संस्कार होता है तो ये लोग जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं। लेकिन जो लिंगायत शाखा है इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। तो सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन लोगों के बीच, जो अंतर है वो क्या है, पंचारथी और कापालिक दोनों शाखा के जो लोग हैं वो दाह संस्कार करते हैं, मतलब मृत शरीर को जलाते हैं। तो जलाने की विधि है। लेकिन यहीं पर हम अगर लिंगायत धर्म की बात करें, लिंगायत संप्रदाय की, तो ये जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। दफनाने की विधि है इनमें। शैव संप्रदाय 3 भागों में बांटा गया है। इसकी 3 शाखा है। पशुपति या पंचारथी सबसे प्राचीन शाखा है। कापालिक, ये लोग कपाल में ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। और नागा साधु जो हैं वो कापालिक संप्रदाय से ही आते हैं। इन दोनों में जलाने की विधि है। क्या है, जलाने की विधि है। और लिंगायत संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे नवीन शाखा है, कर्नाटक में अधिकतर देखने को मिलती है और इसमें दफनाने की विधि है। तो ये छोटे छोटे धर्म हैं और इन सबको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि इससे कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 1 लाइनर ही पूछे जाते हैं। लेकिन ये इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं कि माइंड से निकल जाते हैं, क्योंकि जो बड़ा टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है। जैसे मगध को देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, भले ही आप भूल भी जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं से वो इंटरलिंक होगा और एग्जाम देते समय माइंड में आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जैसे बौद्ध धर्म की बात करें, बहुत बड़ा है उसका, कहीं बौद्ध धर्म
बीच में याद हो जाता है, वो नहीं भूलता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे 4-5 हैं ये बहुत ज्यादा याद नहीं रह पाते क्योंकि एकदम छोटे हैं और माइंड से निकल जाते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम वैष्णव धर्म की बात करते हैं। वैष्णव धर्म में क्या है कि ये वैष्णव धर्म जो है वो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। उत्तर भारत में देखने को मिलता है वैष्णव धर्म। वैष्णव संप्रदाय जो है वो उत्तर भारत में सबसे अधिक देखने को मिलता है। कहाँ पे? उत्तर भारत में। और इसी में कहा गया है कि जो विष्णु भगवान हैं वो उन्होंने 10 अवतार लिया है। कितने? 10 अवतार। विष्णु भगवान के 10 अवतार की बात की जाती है। और एक अवतार है बुद्ध। उन 10 अवतारों में एक अवतार कौन है? गौतम बुद्ध भी हैं। जैसे कि जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि 10 अवतार है, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है और उसमें एक अवतार गौतम बुद्ध को भी माना गया है। जैसे श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे, राम भगवान वो भी विष्णु भगवान के अवतार थे। तो इसी प्रकार गौतम बुद्ध भी विष्णु भगवान के अवतार ही माने जाते हैं। और ये लोग क्या हैं? अहिंसावादी हैं, यानी बलि वगैरह नहीं देते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसावादी हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जैसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म। ये तीनों में लगभग समानता है लेकिन थोड़ा कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे इस्लाम धर्म की जब हम बात करते हैं तो वो इस्लाम धर्म जो है वो ये मानता है कि जो ये जो पैगंबर थे, अंतिम पैगंबर वो कौन है? तो अली के दामाद हैं अंतिम पैगंबर। अली के दामाद मोहम्मद साहब कौन है? मोहम्मद साहब जो हैं वो सबसे लास्ट पैगंबर थे। अब इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। इस्लाम क्या मानता है? इस्लाम मानता है कि मोहम्मद साहब जो हैं वो सबसे अंतिम पैगंबर थे। मोहम्मद साहब सबसे अंतिम, ये जो थे सबसे अंतिम पैगंबर थे। अब इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे। अब अगर आएगी तो वो कयामत आएगी। कयामत का मतलब होता है प्रलय आएगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह को भी ये क्या कहते हैं कि ये पैगंबर हैं। इस्लाम धर्म मानता है कि ईसा मसीह भी एक पैगंबर थे लेकिन वो अंतिम पैगंबर नहीं थे। अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। अब कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे। अब अगर आएगी तो कयामत आएगी। ईसा मसीह को ये पैगंबर मानते हैं। ईसा मसीह को पैगंबर मानते हैं। और ईसाई में यही धर्म ईसाई क्या कहते हैं कि ईसा मसीह जो हैं वो गॉड सन है, मतलब भगवान के पुत्र हैं। ईसाई धर्म के लोग क्या मानते हैं ईसा मसीह को? गॉड सन। ईसा मसीह जो है वो गॉड सन है। इस्लाम धर्म क्या मानता है? ईसा मसीह एक पैगंबर है। क्या है? पैगंबर है। ईसाई धर्म क्या मानता है ईसा मसीह को? गॉड सन मानता है। गॉड सन मानता है अर्थात भगवान के पुत्र मानता है। इसके बाद यहूदी धर्म की बात करें। यहूदी धर्म जो है ये भी यही बात कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि अभी अंतिम पैगंबर जो है वो आए नहीं है बल्कि आएंगे। अंतिम पैगंबर जो है वो आएंगे।
इसमें हजरत मूसा को पैगंबर माना जाता है। किसे? हजरत मूसा को पैगंबर माना जाता है। लेकिन अंतिम पैगंबर अभी नहीं है। अंतिम पैगंबर जो है वो अभी आए नहीं हैं, आएंगे। तो ये सभी इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये सभी मिलते जुलते हैं। जैसे मोहम्मद साहब को ये अंतिम पैगंबर मानते हैं, इसके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, कयामत आएगी। लेकिन हजरत मूसा जो है वो भी पैगंबर को मानते हैं। वो यहूदी धर्म जो है वो हजरत मूसा को पैगंबर मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी अंतिम पैगंबर आएंगे पृथ्वी पर। और ईसाई धर्म क्या कहता है? ईसा मसीह गॉड सन है, गॉड के पुत्र हैं। और इस्लाम धर्म कहते हैं ईसा मसीह पैगंबर हैं। तो तीनों अपने आपस में इंटरलिंक हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे महाजनपद की ओर। जैसे कि हमने जब जैन धर्म स्टार्ट किया था तब आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक को हम ए बना के लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा था? पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल पढ़े हम। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता। क्या पढ़े? सिंधु सभ्यता। इसी से रिलेटेड जितनी भी सभ्यताएं थी, इम्पोर्टेंट थी, उन सभ्यताओं का अध्ययन किया हमने। मृदभांड का अध्ययन किया। इसके बाद हम ऐतिहासिक काल में क्या होता है? ऐतिहासिक काल में वैदिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल में वैदिक काल के बारे में अध्ययन किया हमने। वैदिक काल, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल। अब हमको इसके बाद पढ़ना क्या था? जनपद, महाजनपद। वैदिक काल में क्या मिलते हैं? जनपद मिलते हैं। और वही जनपद नगरीकरण की ओर बढ़ते हैं जब, तो वो जनपद के लोग जहाँ पे, जैसे वैदिक काल में एक स्थान था अतिरंजी खेरा। कहाँ? वैदिक काल में एक हमने देखा था स्थान अतिरंजी खेरा। वहां पर क्या मिला था? लोहे का पहली बार साक्ष्य मिला। उसके बाद जैसे ये अतिरंजी खेरा है, यहाँ पे ये क्या है? अतिरंजी। यहाँ पे है हमारा उत्तर प्रदेश। यहीं पे मिला एक स्थान, उसका नाम था अतिरंजी खेरा। अतिरंजी खेरा में लोहे का पहली बार साक्ष्य मिला। किसका? लोहे का। और जब लोहे का साक्ष्य मिलने लगा तो वैदिक काल में क्या देखने को मिला था हमें? जनपद। इसमें जनपद देखने को मिला। सबसे बड़ी इकाई जो थी जनपद, और सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। जो जनपद थे, इस जनपद के लोग क्या करने लगे? एक अपने स्थान को छोड़ करके जहाँ पे लोहा मिलने लगा वहां पे जाने लगे। वहां क्यों जाने लगे? क्योंकि वहां उनको रोजगार मिलने लगा, लोहे का काम मिलने लगा, वो लोग वहां रोजगार होने लगे। और वो एक तरह से सारे जनपद के लोग जहाँ जहाँ लोहा मिलने लगा वहां वहां स्थित होने लगे। और इस प्रकार से सारा जनपद जो था वो महाजनपद में बदल गया। महाजनपद क्यों कहा गया? क्योंकि जनपद में लोग कम होते थे, भीड़ कम होती थी। ये जनपद जो था वो ग्रामीण था। कैसा था? ग्रामीण था। लेकिन जब लोहा मिलने लगा तो वहां पे लोग इकट्ठा होने लगे, वहां मतलब रोजगार करने लगे और सुविधाएं भी इसकी अपेक्षा अधिक होने लगी। तो यहाँ ये ग्रामीण था और महाजनपद नगरी हो गया। महाजनपद जो था ग्रामीण, जनपद ग्रामीण था। जनपद के जो लोग थे वो इकट्ठा होने लगे तो उसे वो ग्रामीण
से नगरी की ओर जब जाने लगे तब इसी को कहा गया महाजनपद। क्या बनने लगे अब इससे? महाजनपद। तो वैदिक काल के बाद जनपद जो थे वो महाजनपद में बदलने लगे। तो हमें इसके बाद पढ़ना था क्या? महाजनपद। इसके बाद हमें महाजनपद पढ़ना था, लेकिन हमने आपसे बताया था कि जब हम महाजनपद पढ़ेंगे वैदिक काल के बाद तो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक जैन और बौद्ध छूट जाएगा। जैन और बौद्ध छूट जाएगा, जो कि महाजनपद के समकालीन थे। बौद्ध और जैन महाजनपद के समकालीन थे, बौद्ध और जैन, इसलिए हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट थे पढ़ना। अब इसके बाद हमने बौद्ध जैन पढ़ लिया, छोटे मोटे जो संप्रदाय थे उनका भी अध्ययन कर लिया। अब हम चलते हैं महाजनपद की ओर। महाजनपद के बाद हम क्या पढ़ेंगे? महाजनपद के बाद महाजनपद में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हर्यक वंश, क्या क्या पढ़ेंगे? हर्यक वंश पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? शिशु नाग वंश पढ़ेंगे। फिर नंद वंश पढ़ेंगे। क्या? नंद वंश। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश पढ़ेंगे। शुंग वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश? शुंग। शुंग वंश। उसके बाद कण्व वंश, कण्व वंश पढ़ेंगे। और कण्व वंश के बाद हम पढ़ेंगे सातवाहन, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश यानी कि अगर इन सभी का हम पहला वर्ड ले लेते हैं, हा सी न मा सु का सा, तो क्या बन जाएगा? हसीन मसुक सा। हसीन मसुक सा। तो ये आप लोगों को ट्रिक है याद रखने के लिए कि पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश और कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो सब यहाँ पे हसीन मसुक और सा, ये 7 वंश का हम अध्ययन करेंगे। इसमें मौर्य के पहले जो वंश हैं, मौर्य वंश के पहले जो वंश हैं उनसे मौर्य वंश के जो पहले वंश हैं उसे मौर्य के पूर्व, मतलब मौर्य के पूर्व वंश के नाम से जाना जाता है। और मौर्य के जो बाद वंश आता है उसे मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो ये है बीच में मौर्य। इसके पहले 3 वंश हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसे हम मौर्य काल के पूर्व प्रारंभिक मौर्य के नाम से भी जानते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद मौर्य का अध्ययन करेंगे। मौर्य के बाद जब हम शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश का अध्ययन करेंगे तो ये जो 3 वंश हैं ये मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है, मौर्योत्तर काल। इसके बाद क्या होगा कि विदेशी आक्रमण शुरू हो जाता है। इनके मतलब मौर्य वंश के पहले ही नंद वंश के समय से विदेशी आक्रमण शुरू होता है। किस वंश से? नंद वंश के समय ही विदेशी आक्रमण शुरू होता है। और इसे हम थोड़ा थोड़ा नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इन सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारा सातवाहन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। किसका? पहले क्या आए थे? यूनानी आए थे। यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक। यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक को आई लिख देते हैं। एक सेकंड। इंडो ग्रीक। यूनानी जो आए थे वो कौन थे? ग्रीक थे, लेकिन वहां से आकर के यहाँ पे बस गए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। उसके बाद इंडो ग्रीक, फिर हम पढ़ेंगे
ISPK के, आई से इंडो ग्रीक हो गया, पी से क्या होगा, पहलव, पहलव, पहलव वंश हो जाएगा। के से कुषाण, के से कुषाण वंश हो जाएगा। एस से क्या होगा, शुंग, शुंग। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हसीन, मशुकसा, इन तीनों का। उसके बाद मौर्य पढ़ेंगे, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन पढ़ेंगे। इसके बाद ISPK पढ़ेंगे। यहाँ पर ISPK, तो आई से इंडो ग्रीक, एस से शक, क्या होगा, शक। पी से पहलव, पहलव। ध्यान रखिएगा कि एक है पहलव और एक है पल्लव, पल्लव। जो पहलव है वो उत्तर भारत में पढ़ेंगे, और जो पहलव है वो क्या था, विदेशी आक्रमणकारी था, इसको हम उत्तर भारत में पढ़ते हैं। और जो पल्लव है वो दक्षिण भारत में पढ़ा जाता है। पल्लव का जो साक्ष्य मिलता है वो दक्षिण भारत में पढ़ा जाता है। तो यहाँ अभी हम पल्लव की चर्चा नहीं करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, हम पहलव की चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे महाजनपद। सबसे पहले महाजनपद पढ़ते हैं। 16 महाजनपद। कितने महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद हैं। और ये जो महाजनपद है 16 कहाँ पर स्थित है, पहले कहाँ स्थित थे, इनकी राजधानी क्या थी, और इनकी अब वर्तमान की जो स्थिति है वो क्या है, इसी सब का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम तब चलेंगे यहाँ पे हर्षवर्धन, मतलब पहले हम 16 महाजनपद को पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, जैसे कि 16 महाजनपद का उल्लेख महात्मा बुद्ध के, किसके, महात्मा बुद्ध के अंगुत्तर निकाय से मिलता है, और भगवती सूत जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म का ग्रंथ है, उससे भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो हम वर्तमान मानचित्र का, पहले भारत का जो वर्तमान मानचित्र है उसको ही बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है इधर दर्शा देंगे। ये क्या है, कंबोज। कंबोज की राजधानी जो थी वो क्या थी, हाटक। कंबोज की राजधानी का नाम था हाटक। वर्तमान में कंबोज महाजनपद जो है वो कहाँ है, अफगानिस्तान में। वर्तमान में कंबोज महाजनपद अफगानिस्तान में है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पाकिस्तान में, उस समय तो ये भारत ही था, अखंड भारत जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मिलता है गांधार। कौन सा महाजनपद, गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। इसके बाद और इधर जब हम आते हैं तो यहाँ पे मिलता है कुरु। कहाँ है ये, जैसे यहाँ पे हमारा वर्तमान में यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में, दिल्ली और हरियाणा, ये है हरियाणा, ये है दिल्ली, तो दिल्ली से अटैच होते हुए हरियाणा और दिल्ली के बीच में मिलता है कुरु। क्या, कुरु महाजनपद। कुरु, इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। इसके बाद यहाँ पे राजस्थान,
इसको थोड़ा और ऊपर लिखना चाहिए था। यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में जो मिलता है यहाँ हरियाणा में पहले कुरु। इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और राजस्थान में क्या मिलता है? मत्स्य। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद मिलता है। ये है राजस्थान, तो यहीं पे मत्स्य महाजनपद है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर, विराटनगर। तो विराटनगर की स्थापना विराट नाम के एक राजा थे राजस्थान के, उन्होंने विराटनगर की स्थापना की। इसके बाद हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक दक्षिण भारत में जितने महाजनपद मिले हैं सब कहाँ मिले हैं? उत्तर भारत में मिले हैं। सभी महाजनपद उत्तर भारत में मिले हैं। एकमात्र महाजनपद था यहाँ पे गोदावरी नदी के तट पे, ये महाराष्ट्र के पास था, महाराष्ट्र, और इधर आंध्र प्रदेश से अटैच था। तो यहाँ पे गोदावरी नदी इधर बहती है, ये क्या हो गई? गोदावरी नदी हो गई। इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर ये महाराष्ट्र एरिया है। ये क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में अस्मक, 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 अस्मक वो महाजनपद मिलता है। और अस्मक की राजधानी क्या है? कोटली। अस्मक की राजधानी है कोटली। इसके बाद हम इधर आते हैं बिहार की तरफ। बिहार की तरफ, बिहार में 3 महाजनपद मिलते हैं। तो यहाँ पे है वज्जी। यहाँ पे वज्जी महाजनपद है। कौन सा? वज्जी। ये वज्जी, जैसे कि वज्जी महाजनपद जो था वो 8 राज्यों से मिलकर के बना था। इसी में आते थे वैशाली और ये कुंडग्राम, वैशाली, वैदेही, इसी के वज्जी के अंदर आते थे। तो वज्जी की राजधानी जो थी वज्जी महाजनपद की, इसकी राजधानी थी लिच्छवी, वैशाली थी, वैशाली थी, वैशाली थी। सॉरी यहाँ पे नहीं था ये, यहाँ पे अंग महाजनपद था। कौन सा? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, चंपा। और इसी के बीच से एक चंपा नदी बहती थी। यहाँ पे क्या बहती थी? चंपा नदी। इधर चंपा के इधर ये अंग के पश्चिम साइड में, अंग ये है, इसका ये पूरब साइड है अंग महाजनपद का, ये इसका पश्चिम एरिया है। तो पश्चिम एरिया में क्या पाया गया? मगध महाजनपद। कौन सा महाजनपद? मगध, मगध महाजनपद। और इसकी राजधानी थी राजगृह। इसकी राजधानी राजगृह थी। क्या थी? राजगृह। इसके बाद मगध के ऊपर, मगध के ऊपर कौन सा महाजनपद मिला? वज्जी महाजनपद, वज्जी। और वज्जी महाजनपद का जो बॉर्डर था वो वर्तमान में नेपाल से अटैच है। तो यहाँ पे वज्जी महाजनपद थी, वज्जी। और वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, वैशाली। तो ये तीनों जो महाजनपद है वो कहाँ आते हैं? बिहार में। ये तीनों जो हैं वो बिहार में आते हैं वर्तमान में। और ये मगध महाजनपद के पूर्व साइड चंपा नदी थी, उत्तर में गंगा नदी थी। उत्तर एरिया कौन सा होगा? ये उत्तर होगा। यहाँ पे गंगा नदी बह रही थी, पूर्व में चंपा नदी बह रही थी। पश्चिम में यदि बात करें तो इधर
सोन नदी बह रही थी, और दक्षिण में क्या था, विंध्याचल, विंध्य पर्वत था। मगध के दक्षिण में विंध्य पर्वत स्थित था, पूर्व में चंपा नदी बह रही थी, और पश्चिम में सोन नदी, पश्चिम में सोन नदी थी। और ये क्या है, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत है। और ऊपर जो ये नदी गई है, ये कौन सी नदी है, तो ये गंगा नदी थी। कौन सी, गंगा नदी थी। इसके बाद कुरु और इंद्रप्रस्थ कहाँ थे, दिल्ली और हरियाणा के बीच में। कुरु और इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली और हरियाणा, और ये जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है, तो ये महाराष्ट्र में है, और ये राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान। और हम कुरु की बात करें तो कुरु है हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली के पास है। तो अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। वर्तमान के उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद स्थित थे। तो उसके नाम अब हम देख लेते हैं। कितने महाजनपद हुए, कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, अस्मक, वज्जी, अंग, चंपा। यहाँ पे जगह नहीं है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। वज्जी के पश्चिम में कौन सा महाजनपद था, मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी, राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी, कुशीनगर। मल्ल महाजनपद के, वज्जी महाजनपद के पश्चिम में, ये एरिया पश्चिम का है, यहाँ पे मल्ल महाजनपद था। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। मल्ल महाजनपद के ऊपर उत्तर में, यानी यहाँ था कोसल, कोसल महाजनपद, कोसल। इसकी राजधानी जो थी वो थी श्रावस्ती। जैसे कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा अधिक समय अपना श्रावस्ती में बिताया। इसके बाद इधर हम श्रावस्ती, कोसल के जब इधर आते हैं उत्तर प्रदेश में ही सूरसेन महाजनपद था। क्या, सूरसेन, सूरसेन महाजनपद था। इसकी राजधानी मथुरा थी। क्या, मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद के जस्ट जब नीचे आते हैं हम देखते हैं वत्स महाजनपद था। कौन सा, वत्स, वत्स महाजनपद था। इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। उसके बाद कौशाम्बी के बाद नीचे, मतलब दक्षिण में जब देखते हैं, कौशाम्बी के दक्षिण में देखते हैं तो कौन सा महाजनपद था, काशी महाजनपद। यहाँ पे था काशी महाजनपद, और काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो बनारस थी, बनारस थी। इसके बाद अभी एक मध्य प्रदेश में महाजनपद है, मध्य प्रदेश में अवंती है, मध्य प्रदेश में अवंती है। और उत्तर प्रदेश में अभी 2 और हैं। तो चेदी महाजनपद है। कौन सा महाजनपद है, चेदी। ये मध्य प्रदेश से अटैच था, चेदी महाजनपद, चेदी। इसकी जो राजधानी थी वो आहीछंद। क्या राजधानी थी, आही, सतीमती थी, सॉरी, सतीमती, सतीमती इसकी राजधानी थी। इसके बाद हम पांचाल, इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं,
मत्स्य और विराटनगर। यहाँ था पांचाल। कौन सा महाजनपद था? पांचाल। पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? आहीछंद। आही इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में है अवंती महाजनपद। कौन सा? अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की दो राजधानी थी। अवंती महाजनपद की दो राजधानी थी, आहीछंद। ये मध्य प्रदेश का एरिया है अवंती। अवंती, इसकी दो राजधानी थी, एक उत्तर और एक दक्षिण। अवंती, अवंती जो महाजनपद था इसको विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत, यहाँ पे इसे दो भागों में, कौन सा पर्वत है? विंध्य। विंध्य पर्वत अवंती को दो भागों में डिवाइड कर रहा था, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो उत्तर की जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी। उत्तर वाली राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिण वाली जो राजधानी थी वो महिष्मती थी। महिष्मती। यहाँ पे कौन सा महाजनपद था? अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी? कोटली। कोसल, सूरसेन, मल्ल महाजनपद, वत्स महाजनपद, काशी महाजनपद, पांचाल महाजनपद और चेदी महाजनपद। ये जो 7 महाजनपद है ये कहाँ आते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ का जो एरिया है वो यूपी में आता है, यूपी में। और यहाँ से यहाँ ये 3 जो है वो महाजनपद बिहार में आते हैं। तो अब याद करते हैं हम लोग। काम्बोज की राजधानी हाटक। काम्बोज की राजधानी क्या थी? हाटक। और काम्बोज महाजनपद जो था वो कहाँ में है? कहाँ है वर्तमान में? अफगानिस्तान में। और इसके बाद नीचे आते हैं गांधार महाजनपद। कौन सा महाजनपद? गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला की स्थापना किसने की? तो तक्ष नाम के राजा थे, उन्होंने स्थापना की। इसके बाद हम और नीचे आते हैं कुरु। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जो है वो हरियाणा और दिल्ली के बीच में बॉर्डर पर स्थित है, तो कुरु महाजनपद। और कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद है राजस्थान में मत्स्य महाजनपद। राजस्थान में क्या है? मत्स्य महाजनपद। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। इसकी राजधानी है विराटनगर। विराटनगर। और विराटनगर जो है इसकी स्थापना किसने की? तो विराट नाम के राजा थे राजस्थान के, उन्होंने विराटनगर की स्थापना की। इसके बाद हम ये नीचे वाला देख लेते हैं, अस्मक। अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद जो है वो गोदावरी नदी के पास में स्थित है और ये महाराष्ट्र में है। वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 7 महाजनपद थे। कितने? 7 महाजनपद थे। सूरसेन जो महाजनपद था वो यमुना नदी के किनारे स्थित था। किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे। सूरसेन महाजनपद जो था वो यमुना नदी के किनारे स्थित था। वहां पे जगह नहीं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यमुना नदी। यमुना नदी किनारे कौन सा था? तो सूरसेन महाजनपद स्थित था।
सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी, मथुरा। जब हम सूरसेन महाजनपद से दक्षिण की ओर आते हैं, दक्षिण यानी नीचे की ओर आते हैं, तो ये वत्स महाजनपद मिलता है। क्या? वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित था। ये इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो ऐसा साक्ष्य मिलता है कि जो कुरु प्रदेश के लोग थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी थी, वही लोग यहाँ पर हरियाणा से यहाँ आकर बस गए थे। कहाँ? वत्स में। और वत्स महाजनपद बना। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद जो है वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे ही है वत्स महाजनपद। इसका मतलब यमुना नदी है। उसके बाद हम दक्षिण, अब इधर और दक्षिण की ओर जब आते हैं तो पांचाल महाजनपद मिलता है, जिसकी राजधानी क्या है? अहिछंद। पांचाल महाजनपद मिलता है जिसकी राजधानी क्या है? छंद, अहिछंद। पांचाल महाजनपद की दो राजधानी हैं। कौन कौन सी? दो राजधानी हैं। तो एक तो अहिछंद है और एक है काम्पिल्य। एक है काम्पिल्य, काम्पीय है, काम्पीय राजधानी है, सॉरी काम्पिल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ ये कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद जो है वो नेपाल की बॉर्डर से अटैच है। कोसल महाजनपद नेपाल की बॉर्डर से अटैच है। और इधर वज्जी महाजनपद मल्ल महाजनपद के जस्ट ऊपर स्थित है, उत्तर की ओर। तो कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। उसके बाद मल्ल महाजनपद जो है वो वज्जी महाजनपद के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर। ये काशी की बात करें तो काशी महाजनपद जो है वो उसकी राजधानी है बनारस। काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? बनारस। अवंती, चेदी महाजनपद जो है उसकी राजधानी है सतीमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? सतीमती। इसके बाद अवंती महाजनपद है जो मध्य प्रदेश में स्थित था। कहाँ पे? एमपी में स्थित है, एमपी में स्थित था। तो ये इसको विंध्य पर्वत अवंती महाजनपद को दो भागों में डिवाइड करता था। तो जो उत्तर का भाग था उसकी राजधानी उज्जैनी हो गई, और जो नीचे का राजधानी मतलब विंध्य पर्वत के दक्षिण में जो स्थान स्थित था उसकी राजधानी माहिष्मती हो गई। इसके बाद हम बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में 3 महाजनपद थे। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, और अंग महाजनपद के पश्चिम में चंपा नदी बहती थी। जैसे आज हम अगर बात करें अंग महाजनपद की जगह मुंगेर और भागलपुर जिला स्थित है। और इसके पश्चिम में अंग महाजनपद के पश्चिम में मगध महाजनपद स्थित है। मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? राजगृह। और मगध महाजनपद यहाँ देख रहे हैं सबसे सुरक्षित एरिया लग रहा है कि नीचे से विंध्य पर्वत यानी दक्षिण से, ये दक्षिण है तो दक्षिण से विंध्य पर्वत, और पश्चिम से सोन नदी बह रही है, और पूरब से चंपा नदी बह रही है। उत्तर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर से गंगा नदी बह रही है। इसके ऊपर जाते हैं, जब मगध महाजनपद के ऊपर देखते हैं तो ये वज्जी महाजनपद मिलता है। कौन सा महाजनपद? वज्जी महाजनपद मिलता है। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और कहा वज्जी महाजनपद जो था वो 8 राज्यों से मिलकर बना था, जिसमें वैदेही,
और लिच्छवी, वैदेही, लिच्छवी, ऐसे कुंडग्राम, कई लगभग 8 राज्य आते हैं इसमें। इसके बाद हमने पूरे 16 महाजनपद को देख लिया। क्या? पूरे 16 महाजनपद को देख लिया है। तो थोड़ा सा इनके राजा के बारे में बात कर लेते हैं। गांधार का जो राजा था वो तक्ष राजा था। और ये अवंती का जो राजा था वो कौन सा था? तो चंद्रप्रद्योत्य। कौन सा राजा था? चंद्रप्रद्योत्य। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत्य। अवंती के राजा कौन थे? चंद्रप्रद्योत्य। और चंद्रप्रद्योत्य की मतलब बेटी का लड़का, यानी कि नाती कह सकते हैं, नाती, पुत्री का पुत्र कहाँ पे शासन कर रहा था? सूरसेन में। सूरसेन यानी मथुरा। इसीलिए सूरसेन को क्या कहा जाता है? अवंती पुत्र भी कहा जाता है। सूरसेन महाजनपद को अवंती पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजा कौन था अवंती में? तो चंद्रप्रद्योत्य था। और यहाँ पे कौन था? चंद्रप्रद्योत्य की बेटी का पुत्र यहाँ पे शासन कर रहा था। इसके बाद ये मगध महाजनपद हमने देख लिया है। तो 16 महाजनपद हो गए हैं। 16 महाजनपद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो ऐसा कौन सा महाजनपद है जो अचिरावती नदी के किनारे स्थित था? अचिरावती नदी के किनारे स्थित था। अचिरावती नदी के किनारे। तो वो कौन सा महाजनपद था? कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद अचिरावती नदी के किनारे। कौन सी नदी? अचिरावती नदी के किनारे स्थित था। आगे हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद के बारे में। और किस प्रकार से मगध महाजनपद सभी महाजनपदों को अंग महाजनपद, वज्र महाजनपद, कोसल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, अवंती महाजनपद सभी को मिलाते हुए, मतलब सभी से युद्ध करते हुए, जीतते हुए एक बहुत बड़ा साम्राज्य का संगठन होता है। बहुत बड़े साम्राज्य का संगठन होता है और उसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल AK फिलॉसफी को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उस प्रीवियस वीडियो को आप लोग जाकर के देख लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जय हिंद।